लाल किले से बोलते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना की चर्चा की, जो ओबीसी के लिए एक बड़ा सिंबल है और सिग्नल भी है। इस ऐलान का असर आने वाले सारे राज्यों के चुनावों पर पड़ेगा और इससे क्या रणनीति बदलेगी भाजपा की और क्या बड़ा मैसेज है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान के गद्दावर नेता और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र जी नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आपको। और मुझे ये बताइए कि आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है प्रधानमंत्री के भाषण का? मारिया जी नमस्कार। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं स्वतंत्रता दिवस की अनंत कोटि शुभकामनाएं देता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का लाल किले के प्राचीर से दिया गया उद्बोधन यदि मैं देखूं तो दो हिस्सों में विभक्त था। एक, उन्होंने पिछले 10 साल के जो सेवा का अवसर देश ने उन्हें दिया, देश के नागरिकों ने उन्हें दिया, देश के मतदाताओं ने दिया, उनको अपने 10 साल के इस कालखंड का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। लेकिन दूसरी तरफ जो इससे भी महत्वपूर्ण कि जो एस्पायरिंग इंडिया आज है, उस एस्पायरिंग इंडिया को 2047 तक उसके महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक रोड मैप के सहित एक मोटिवेशन भरा हुआ उपदेश संदेश दिया। और उसके कारण से देश के करोड़ों करोड़ लोग, मैं ये विश्वास के साथ में कहता हूँ कि वो नई ऊर्जा के साथ में, नए आत्मविश्वास के साथ में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुटने वाले हैं। और उन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा कि अगले साल भी वो भाषण देने वहां पे मौजूद होंगे और आप लोग शायद सबके सब ऑडियंस में होंगे। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का यह आत्मविश्वास, जो सेवा उन्होंने निष्प्रह भाव से देश की है, केवल और केवल एक लक्ष्य कि मुझे देश को विकसित भारत बनाना है, उसका आधारशिला रखते हुए पहले 5 साल में देश के सामान्य मानवी को मूलभूत आवश्यकताओं के संकट से उबारना, देश में टुकड़ों में हो रहे विकास के बजाय 100% सैचुरेशन के विकास की अवधारणा देना, देश में रीजनल अप्रोच के साथ में हो रहे विकास के साथ में देश को फेडरल अप्रोच के साथ में कि पूरे देश के हर हिस्से का एक साथ विकास हो। आज उन्होंने उल्लेख भी किया कि शरीर का एक हिस्सा अगर कमजोर रह जाए तो वो स्वस्थ शरीर नहीं दे सकता। इसी तरह से देश को पूरा एक शरीर रूप मानते हुए उसकी माँ भारती का एक भी अंग कहीं कमजोर न रह जाए, इस संकल्पना के साथ में जो उन्होंने पिछले 5 साल तक, पहले 5 साल में काम किया, उसके आधार पर देश की जनता ने जिस तरह से विपक्ष के तमाम जो है आलोचनाओं के बाद में भी, तमाम तरह की व्यक्तिगत आलोचनाओं के बाद में भी और तमाम तरह के निगेटिव स्टेटमेंट के बावजूद भी देश की जनता ने पहले से अधिक मतों के अंतर से, पहले से अधिक सीटें दे करके, पहले से अधिक मतों के प्रतिशत से माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा सरकार में आने का अवसर दिया था। और आज जब देश के 140 करोड़ लोग सामने देख रहे हैं कि देश किस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया विकसित भारत बनने की दिशा में कई कदम आगे बढ़ा है, भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में स्थापित हुआ है, 13 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए, करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, तो देश निश्चित रूप से एक बार फिर अपनी सेवा का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी को देने वाला है। इस आत्मविश्वास के साथ में उन्होंने ये मंत्रालय का भी बहुत रोल रहा है। मुझे ये बताइए, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं, राजस्थान जिस राज्य से आप आते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हर जगह ओबीसी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री अनाउंस करेंगे जो उसकी झलक दी है आज, जो विश्वकर्मा योजना। आप कैसे देखते हैं ओबीसी पॉलिटिक्स इससे बदलेगी? और बीजेपी का क्या थॉट है? क्या आप लोग ये मानते हैं कि जो कास्ट सेंसस की बात इंडिया अलायंस कर रहा है उससे आपको मुश्किल हो सकती है? देखिए, मैं इसको इस दृष्टि से नहीं देखता। सामान्यतः विपक्ष का हर एक विषय में राजनीति ढूंढने का स्वभाव है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि देश के ऐसे हाथ से काम करने वाले या हाथ के हुनर से जो है रचना करने वाले लोग, चाहे वो समाज के किसी भी तबके से आते होंगे, लकड़ी का काम करने वाले विश्वकर्मा, भगवान की पूजा करने वाले हमारे सुथार समाज के लोग हैं, लोहे का काम करने वाले हमारे लोहार समाज के लोग हैं,
कैश कर्तन करने वाले हमारे जो है केश कला में पारंगत ऐसे समाज के लोग हैं। इसी तरह से जो अलग अलग विधा के साथ में काम करके स्वरोजगार करते हुए देश को सशक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग हैं। आप दिल्ली के एक बार पूरे जितने भी दिल्ली के जो है हेयर कटिंग सैलून्स और पार्लर्स हैं उसमें जाकर के देखिएगा, उसमें 90% लोग जो हैं वो आपको उस समाज को छोड़ करके किसी दूसरे समाज ही दूसरे मजहब के लोग मिलेंगे। क्या उनकी बारे में चिंता करने से हम इसको ओबीसी पॉलिटिक्स की तरह देख सकते हैं? आज आप करके देखिए मेरे प्रदेश में मेरे क्षेत्र के रहने वाले हजारों ऐसे बच्चे जो विश्वकर्मा समाज से नहीं आते, जो सुथार समाज से नहीं आते हैं, लेकिन लकड़ी का काम कर रहे हैं। क्या उनका हैंड होल्डिंग करना किसी तरह से किसी समाज के और एड्रेस करने की पॉलिटिक्स के साथ में जोड़ा जा सकता है? ये जो क्षुद्र दृष्टि से देखते हैं आप इसको ओबीसी के दृष्टिकोण से नहीं देखते? बिल्कुल 100% मैं ये मानता हूं, मैं 100% इस बात को मानता हूं कि ये जो हाथ के हुनर से काम करने वाले लोग हैं वो भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं और आने वाले समय में विकसित भारत बनाने की दिशा में उन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उनका हैंड होल्डिंग करके, उनका संतुष्टिकरण करके, उनका सहयोग और समर्थन करके हम किस तरह से उनको और सशक्त बना सकते हैं, ये उससे जुड़ा हुआ विषय है। अब विपक्ष को इसमें भी अगर राजनीति सूझती है तो उनका इस राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने को मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन गजेंद्र जी, सही बात की जाए तो राजस्थान में इससे जो बोल रहे हैं अशोक गहलोत, और आपका ये जो कैलकुलेशन है ये काउंटर रिप्लाई नहीं है तो क्या है? या फिर छत्तीसगढ़ में काउंटर आंसर नहीं है तो क्या? या मध्य प्रदेश की बात की जाए या ओवरऑल इंडिया की बात की जाए? देखिए, अशोक गहलोत साहब की सरकार जिस तरह के हालात में है और राजस्थान की जनता और जनता का सभी संवर्ग जिस तरह से उनसे रुष्ट है और कुपित है, राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज हुई है, राजस्थान में जिस तरह से भ्रष्टाचार सिर चढ़ के बोल रहा है, राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार और अपमान हुआ है, राजस्थान में जिस तरह से निरंतर एक के बाद एक क्रमिक रूप से 18 पेपर लीक के कारण से युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है, राजस्थान का किसान जिस तरह से अशोक गहलोत साहब के झूठे वादों के कारण से उनकी जमीनें नीलाम हुई है, और राजस्थान में जिस तरह से अलग अलग तरह का माफिया पनपा है, और राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों के बाद में राजस्थान की वर्तमान सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है। इसलिए अब अशोक गहलोत साहब इस तरह के राजनीतिक शगुफे ढूंढ करके या राजनीतिक शगुफे छोड़ करके अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने की कोशिश मात्र करते हैं, लेकिन वो सारी कोशिशें असफल होने वाली हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा, और ये भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, आप और आपकी पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे के एब्सेंस को किस तरह से देखती है, उनका ना मौजूद होना इस इंपॉर्टेंट सेरेमनी में? देखिए, मैं इसको देश के शहीदों का अपमान मानता हूं। मैं इसको व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बात करूं तो मैं तिरंगे का अपमान मानता हूं, और इस गरिमामयी परंपरा का अपमान मानता हूं जो पिछले 76-77 साल से हम निरंतर उन हुतात्माओं को, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान किया, अपना सर्वस्व समर्पण किया, हंसते हंसते गोली खाना स्वीकार किया, फांसी के फंदों पर झूल जाना स्वीकार किया, बर्फ की शिलाओं पर लेटना स्वीकार किया, कोलू में वीर सावरकर की तरह बैल की जगह जुट जाना स्वीकार किया, उन सब लोगों का अपमान करने की घटना ये थी। लेकिन यह अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि यह पहली घटना नहीं थी। जब कभी भी देश ने पिछले कुछ वर्षों में हासिल किया है, जिस पर पूरा देश गर्व कर सके, चाहे वो कोरोना वैक्सीन बनाने का विषय हो, चाहे वो सर्जिकल और एयर स्ट्राइक का विषय हो, चाहे वो नया संसद भवन बनने का विषय हो, और चाहे अमृतकाल का पहला स्वाधीनता समारोह हो, हर समय में कांग्रेस ने इसी तरह राजनीतिक षड्यंत्र करके इसको विवाद बनाने की कोशिश की है। सैनिकों का मनोबल घटाने की कोशिश की, वैज्ञानिकों का मनोबल घटाने की कोशिश की, और देश के लोगों का एस्पायरिंग इंडिया का मनोबल घटाने का पाप भी आज उन्होंने किया है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री हैं नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में, प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किया है देशवासियों से कि वो वापस आएंगे, 2024 में फिर से भाषण देंगे, और ये भी बात है कि वो पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 10 बार लाल किले से भाषण दिया है। तो भाजपा के लिए और आपके लिए ये कितना सिग्निफिकेंट है? देखिए, निश्चित रूप से
हम लोगों के लिए गर्व और सम्मान का विषय है कि देश ने निष्प्रय भाव से की गई सेवा को सम्मान दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आज का उद्घोष निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक नई ऊर्जा और आशा का संचार लेकर के आया है। हम लोग फिर लौटेंगे और माँ भारती की अनवरत इसी रूप से सेवा करते रहेंगे और निरंतर माँ भारती का सम्मान बढ़ाने के लिए हम सब लोग सेवा करते रहेंगे और देश को इसी तरह से आगे बढ़ा करके इस आगामी 5 साल में जो देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो देश को विकसित भारत बनाने की आधारशिला रखने का समय है, उस आधारशिला को रखने का अवसर देश की जनता हमें अवश्य देगी। ये आज निश्चित रूप से हम लोगों का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा है। गजेंद्र सिंह शेखावत, really appreciate your time. Thank you so much, sir. नमस्कार।